हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 9 में ग्राम श्री चैप्टर पढ़ रहे थे। यह अध्याय सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, ग्राम श्री। और एक गांव का वर्णन करते हुए कवि ने उस गांव के एक खेत का और उसमें उगी फसल का, उस गांव का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है। गांव है वो गंगा के किनारे का है, इलाहाबाद के आसपास की भूमि का है, जिसका प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने मनोहारी वर्णन किया है। कहीं कहीं मानवीकरण स्पष्ट झलकता है। हमने उसके कुछ पद पढ़े थे और आज हम उसके आगे की चर्चा करते हैं। ये वाला पद हमारा अंतिम था, जिसमें हमने पढ़ा कि रंग बिरंगे फूल हैं, वो रल मिल करके एक साथ मिलजुल करके खड़े हैं। उनके पास ही सहेलियों के रूप में मटर हैं, वो खड़ी खड़ी हंसती हुई नज़र आ रही हैं। मखमली पेटियों सी जो फड़ियां हैं मटर की, वो भी हैं और अपने अंदर बीजों को छुपाए हुए खड़ी हैं। रंग बिरंगी तितलियां हैं, वो रंग बिरंगे फूलों पर, सुंदर सुंदर फूलों पर उड़ती फिर रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे फूल स्वयं ही एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ रहे हो। आगे कवि कहता है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि अब तो आम के पेड़ की डालियां अपने सुनहरे बोरों से लद गई हैं। स्वर्ण मंजरियां क्या होती हैं? मंजरियां आम का जो पेड़ होता है, उसमें जो पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, उनको मंजरियां बोलते हैं। और ये पुष्प गुच्छे के रूप में जो होते हैं, उन्हें हम मंजरी बोलते हैं। मतलब आम के जो फूल होते हैं, उन फूलों का गुच्छा क्या कहलाता है? मंजरिया होता है। और ये सोने के पीले के कलर के आते हैं, पीले रंग के आते हैं, रजत, सफ़ेद और पीले रंग के। अब सफ़ेद और पीले रंग के आम के पौधे पर जो मंजरियां हैं, फूलों के जो गुच्छ हैं, उनसे आम का तरु, आम का पेड़ और उसकी डाली लदे हुए हैं। मतलब आम के पेड़ पर खूब फूल आए हुए हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, दल यानी पत्ते, झर यानी झड़ रहे हैं। ढाक और पीपल का जो वृक्ष है, ढाक का वृक्ष होता है, एक पीपल का वृक्ष होता है। ढाक और पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला, कोकिला मतलब कोयल, मतवाली। कोयल भी इस ऋतु में, इस वातावरण में मदमस्त होकर के बोलने लगी है, कूकने लगी है। तो हम देख सकते हैं शायद ये वसंत के आगमन का सुंदर वर्णन है। अगर कवि पूछे कि कौन सी ऋतु का वर्णन है, तो शिशिर ऋतु जो समाप्त होती है और वसंत ऋतु जो आगमन होता है, तो पत्ते झड़ते हैं और नई डालियों पर फूल आते हैं। तो कोयल भी इस वातावरण में मतवाली होकर के बोलने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, मुकुलित यानी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं जामुन। कह सकते हैं कलियों से युक्त जामुन का पेड़ है, उस पर खूब कलियां आ गई हैं, अधकिले फूल आ गए हैं और मानो जामुन मुस्कुरा रहा है। महक रहा है कटहल, कटहल का जो बेल होती हैं, पौधे होते हैं, वो भी क्या कर गए हैं? महक रहे हैं, उस पर भी खुशबू आ रही है। क्योंकि कटहल जो है, कटहल का जो पौधा है, उस पर भी फूल आ जाने से वो भी खुशबू दे रहा है, महक रहा है। और जामुन के पेड़ पर भी कलियां उग आई हैं और वो भी मुकुलित अर्थात कलियों से मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। जंगल में झरबेरी झूली, जंगल में, वन में झरबेरी की जो बेल होती है, एक प्रकार की बेल होती है झरबेरी की, वो पेड़ों से झूलती हुई नजर आ रही है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, यानी कि ये जो सब्जियां हैं,
आड़ू, दाड़िम, नींबू, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, इन सब्जियों पर भी फूल आ गए हैं। ये भी फूलों से लद गई है। मतलब अनार है, नींबू है, आड़ू है, इनके वृक्षों पर, पौधों पर फूल आ गए हैं। साथ साथ में आलू, गोभी, बैंगन, मूली जो है वो भी सब्जियां हैं, उग आई हैं। तो कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि आम के पेड़ की डाली पर स्वर्ण, सोने की और सफ़ेद मंजरियों से डालियां लद गई हैं। ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। कोयल मतवाली ऐसी स्थिति में क्या कर रही है, बोल रही है। और कटहल के पौधे और जामुन के जो पेड़ हैं उन पर भी कलियां खिल गई हैं और वो महकते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। जंगल में झरबेरी की बेल झूल रही है। मैं समझता हूँ ये पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इसमें सुमित्रानंदन पंत क्या कहते हैं कि पीले और मीठे अमरूदों में, अमरूदों का जो पेड़ है जिस पर अमरूद जो हैं वो पीले रंग के हो गए हैं और मीठे हो जाने से उसमें लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। चित्तियां मतलब ऐसे डॉट डॉट टिमकियां पड़ जाती हैं लाल रंग की पीले पीले अमरूदों में। तो मानो वो अमरूद का जो पेड़ है वो अपने फल को पका चुका है। तो अब अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, जो सोने के आकार के पीले पीले बेर जो थे, झाड़ी के जो बेर थे जो पीले पीले थे, वो अब भी क्या हो गए हैं, पक गए हैं। अर्थात क्या हो गए, मीठे हो गए हैं, सुनहरे हो गए हैं। अमली, आंवले का छोटा सा पौधा, उसके पेड़ की, मतलब आंवले के पेड़ की डाली है वो आंवलों से जड़ी पड़ी है। मतलब उस पेड़ पर आंवले हैं, अत्यधिक मात्रा में लगे हुए हैं। आंवलों के पेड़ पर डाले हैं वो आंवलों से भरी पड़ी हैं। पालक की खेती लहलहाने लगी है। लह लह यानी लहलहाना। पालक, पालक जो है वो क्यारियों में लहलहा रहा है। मह मह धनिया, और धनिये की महक चारों ओर वातावरण में फैल गई है। लौकी और सेम फली वो भी फसल के रूप में फैली हुई है। लौकी और सेम फलियां चारों ओर फैल गई हैं। टमाटर लाल और मखमल की तरह लाल हो गए। मखमली टमाटर क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चें जो हैं वो बड़ी बड़ी हरे रंग की थैलियों सी लटक रही हैं। तो यहाँ कुछ फलों की और सब्जियों का वर्णन किया गया है कि इस खेत में मैं देख पा रहा हूँ कि पीले अमरूदों में लाल निशान पड़ गए हैं, अर्थात वो पक गए हैं। मधुर बेर भी मीठे हो गए हैं पीले होकर के। आंवलों से, आंवले की डाली है पौधे की, वो जड़ी पड़ी है, अर्थात अत्यधिक मात्रा में लगे हुए हैं। पालक लहरा रहा है, धनिया महक रहा है। लौकी और सेम फली भी चारों तरफ फैली हुई हैं। टमाटर लाल हुए हैं मखमलियों जैसे, और मिर्च जो हैं वो हरी बड़ी थैली के जैसी लग रही है। समझता हूं मैं कि ऊपर वाला पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं उसी खेत का कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। देखिए क्या है, कुछ पक्षियों का वर्णन हुआ है और गंगा के किनारे उसकी रेत का वर्णन हुआ है। गंगा की रेत अनेक रंगों से सुशोभित है। बालू के सांपों से अंकित, मतलब गंगा के किनारे के जो बालू है वो ऐसे ऐसे लाइनोदार हो जाती हैं। मिट्टी जो होती है वो लाइनदार हो जाती है, मानो सांप की टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी रेखाएं खिंच गई हैं। रेत में बनी हुई ये टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां ऐसी लग रही हैं जैसे उस पर सांपों के चलने से क्या बने हों, निशान बने हों। ये गंगा की
कैसी है? सतरंगी, रंग बिरंगी रेती है। तो मैं बैठा हूँ और गंगा के किनारे जो बालू है वो सतरंगी अनेक अनेक रंग की दिखाई दे रही है, और उसके ऊपर सांपों की सी आड़ी तिरछी ऐसी ऐसी क्या हो गई है? रेखाएं अंकित हो गई हैं, मानो सांप उधर से गुजर के गए हों, जबकि वो सांपों के नहीं, ऐसे ही बन गई है। बड़ी सुंदर लग रही है वो रेती। सुंदर लगती सरपत। सरपत मतलब चारों तरफ फैली हुई एक तरीके से। कवि क्या कह रहा है कि सुंदर लग रही है सरपत छाई। सरपत एक प्रकार से सरकंडे का वो होती है, सरकंडे के पौधे होते हैं। ये गंगा के किनारे पाया जाना वाला एक पौधा है जिसे नरकुल कहते हैं, या फिर सरकंडे का पौधा कह सकते हैं, जो कुश जाति का होता है, कांस भी जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से। वो चारों तरफ नदी के किनारे छाए हुए हैं। सुंदर लग रही है वो भी। कौन सी? सरपत छाई हुई, अर्थात सरकंडे की एक प्रकार के पौधे जो होते हैं, कुश जाति के होते हैं पौधे, वो चारों तरफ फैले हुए हैं। उसी गंगा नदी के तट पर तरबूजों की खेती छाई हुई है। तरबूज खूब लगे हुए हैं। अंगुली की कंघी से बगुले, उसी गंगा नदी के तट के किनारे बगुले जो हैं वो कंघी कर रहे हैं अपनी अंगुली से। कलंगी संवारते हैं कोई कोई कोई, मतलब कुछ बगुले अपनी कलंगी को, कलंगी मतलब बगुले का जो सिर होता है वहाँ पर कुछ ऐसे करके वो होती हैं, उनके पंख होते हैं। तो ये बगुले अपनी कलंगी को संवारते हैं। किससे? अपनी अंगुली रूपी कंघी से। अपनी अंगुली को कंघी बना करके अपनी क्या कलंगी संवारते नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तीरते जल में सुरखाब। सुरखाब एक चकवा पक्षी होता है जिसको चक्रवाक पक्षी बोलते हैं, कहीं कहीं चकवा पक्षी बोलते हैं। चकवा पक्षी है वो जल में तैर रहे हैं चारों तरफ। पुलिन, पुलिन यानी किनारा। किनारे पर मरगोठी रहती सोई। मरगोठी एक प्रकार का पक्षी है, एक प्रकार का पक्षी है मरगोठी नाम का। वो गंगा नदी के किनारे सोया हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है कवि को? कवि को दिखाई दे रहा है कि बालू रेत गंगा नदी के किनारे की वो अनेक रंगों की दिखाई दे रही है, जिस पर सांपों की सी आकृति नजर आ रही है। सुंदर लग रही है चारों तरफ। उस नदी के किनारे जो सरकंडे के पौधे हैं, कुछ जाति के जो पौधे हैं वो खड़े हुए हैं। तरबूजों की खेती अच्छी लग रही है। कुछ बगुले हैं वो अपनी अंगुली से कलंगी संवारते नजर आ रहे हैं, और सुरखाब यानी चकवा पक्षी उस नदी में तैर रहे हैं, और किनारे पर मरगोठी नामक पक्षी है वो सोया हुआ दिखाई दे रहा है। समझता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलब नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। हम देख पा रहे हैं कि आगे कवि क्या कह रहा है कि हसमुख हरियाली, चारों तरफ जो हरियाली है वो हंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य की किरणों से धूप गिर जाने से चारों तरफ की हरियाली है वो चमक रही है, और ये चमक मानो हरे भरे खेत की हंसी नजर आ रहे हैं कवि को। तो हंसमुख हरियाली, चारों तरफ जो हरियाली है वो हिम आतप, हिम यानी बर्फ, आतप यानी धूप। धूप, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उन्हें हम धूप बोलते हैं। तो हिम का मतलब यहाँ पर बर्फ है। बर्फ मतलब सर्दी, सर्दी की ऋतु है ना थोड़ी सी। तो सर्दी की धूप में ये हम कर सकते हैं। सर्दी की धूप में यह जो खेत की हरियाली है वो हंसती हुई दिखाई दे रही है। सुख से अलसाए से सोए, क्या यह हरियाली सुखपूर्वक सोते हुए लग रही थी। सर्दी की धूप में मानो कोई आदमी सुखपूर्वक आलस्य से सो जाता है ना, ठीक इसी प्रकार यह हंसमुख हरियाली इस सर्दी की धूप में, हिमातम यानी सर्दी की धूप में, अपने सुख में और आलस्य से सोई हुई नजर आ रही है। अच्छा मानवीकरण किया है कि चारों तरफ की हरियाली हंसमुख है, हंसती हुई नजर आ रही है, और वो मानो सर्दी की धूप में आलस्य से सुखपूर्वक
सोई हुई है भीगी अंधियाली में निशी की, निशी यानी रात्रि की। रात का जो अंधेरा है वो ओस के कारण भीगा भीगा सा प्रतीत हो रहा है और तारे जो हैं वो सपने में खोए हुए जान पड़ते हैं। इस गांव में जो अंधियारी है, अंधियाली मतलब अंधेरा है, उस अंधेरे में रात्रि है। अब रात्रि में तो ओस आ जाती है। ओस से क्या कर गई है, वो रात्रि भीग गई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रात का अंधकार ओस के कारण मानो भीगा हुआ नजर आ रहा है और तारे जो हैं वो अपने ही सपनों में मायो मानो खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। मरकत यानी, मरकत होता है एक प्रकार का नग होता है। नग जिसे बोलते हैं ना, हरे रंग का पन्ना जिसे बोल सकते हैं। रत्न जो होता है, हरे रंग का पन्ना, ये रत्न होता है एक प्रकार का। ठीक है। तो मरकत हरे रंग का एक रत्न, उस रत्न को मान लो किसी डिब्बे में डाल दो और उस डिब्बे को जैसे खोलते हैं तो वो हरा रंग की जो चमक है वो उस डिब्बे से बाहर चमकने लग जाती है। तो मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, वो पूरा का पूरा गांव जो हरियाली से युक्त है, उस पर सूर्य की किरणें गिर जाने से हरी चमक फैली हुई है और वो कवि को ऐसे लग रही है जैसे हरे रंग के पन्ने नामक उस रत्न भरे डिब्बे को किसी ने खोल दिया है। तो पूरा गांव मरकत डिब्बे से खुला हुआ नजर आ रहा है। जिस पर नीलब नभ, जिसके ऊपर, इस हरे भरे गांव, चमकते हुए गांव के ऊपर ये नीला नभ यानी आसमान का आच्छादन और भी सुंदरता को बढ़ा रहा है। ऊपर स्थित जो नीला आकाश है वो इस डिब्बे को मानो ढाके हुए था। नीलम रत्न से मानो ढक्कन लगा रहा था। शीत ऋतु की समाप्ति पर इस गांव में एक प्यार भरी अनोखी छाई हुई थी शांति। कैसी? निरुपम, जिसकी उपमा नहीं दे सकते हैं। हिमांत मतलब सर्दी में, स्निग्ध भीगा हुआ, शांत। पूरा गांव मानो सर्दी की ओस में भीगा हुआ, बिल्कुल भीगा हुआ। स्निग्ध यानी शांत, वैसे भीगा हुआ, स्निग्ध यानी भीगा हुआ, बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। शीत ऋतु में ये गांव पूरा का पूरा अनोखा, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, एक शांति पूर्वक दिखाई दे रहा है। निज शोभा अपनी ही सुंदरता से हरता है, हरण करता है जनमन, जनता का मन। अपनी ही अनोखी शोभा से यह गांव लोगों के मन को आकर्षित कर रहा है। मन को क्या करता है? हरता है, अर्थात आकर्षित कर रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है कि ये जो गांव की हरियाली है वो हंसती हुई नजर आ रही है। हिम आतप यानी सर्दी की धूप से यह हरियाली हंसती हुई नजर आ रही है। और ये पूरा गांव की हरियाली, पूरे गांव की हरियाली मानो सुख के आलस्य में सोए हुए है। सर्दी की धूप में भीगी अंधियाली निशी की रात्रि में जो ये अंधेरा है वो मानो ओस के कणों से भीग गया है। तारे अपने सपनों में मानो खोए हुए हैं और पूरा गांव मरकत नामक डब्बे, मरकत नामक रत्न के डब्बे सा खुल गया है। और उस गांव के ऊपर मानो ये नीला आसमान छाया हुआ है ढक्कन के रूप में, निरुपम, जिसकी हम उपमा ही नहीं दे सकते। ऐसा भीगा हुआ यह सर्दी में ओस में गांव बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। निज शोभा अपनी ही सुंदरता में हरता है, आकर्षित करता है, प्रत्येक जन का मन आकर्षित करता है ये हरा भरा गांव। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। थोड़े से प्रश्न हैं। कवि ने गांव को जन हरता जनमन क्यों कहा है? क्योंकि गांव है ये बहुत ही सुंदर है, इसकी शोभा अनोखी है, बहुत ही आकर्षक है। खेतों में दूर दूर मखमली हरियाली है, सर्दी की धूप है, पूरा गांव मरकट डब्बे सा खुल गया है। गेहूं जौ अरहर सनई सरसों की फसल उगाई है। तरह तरह के फूल, तितलियां, आम, कटहल, बेर, अनार, धनिया, पालक, सब्जियां ये चारों तरफ फैली हुई है। ये हरियाली सभी के मन को हर रही है, आकर्षित कर रही है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन हुआ है? ये वाले प्रश्न का हम उत्तर देना चाहे तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि शिशिर और वसंत, इसके जो बीच का होता है उसका वर्णन किया गया है। ये भी कह सकते हैं कि वसंत का जो आगमन है, वसंत का आगमन है, वसंत का जो आगमन है उसका वर्णन किया गया है।
जिसमें ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, आंवले हैं वो पेड़ों पर लद गए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी वसंत आगमन के समय का वर्णन होता है। गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों बताया है? क्योंकि ये हमने पहले बताया, मरकत एक पन्ना नामक रत्न होता है। इस रत्न का रंग हरा होता है, गांव की हरियाली भी है वो हरी है, और सूर्य की किरणें गिर जाने से वो चमक रही है। इसलिए उसने कवि ने उसको पन्ने से भरा हुआ डब्बा बता दिया है, जिसको किसी ने खोल दिया है, चमकदार। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अरहर और सनई के खेत तो को देखकर कवि को लगता है जैसे मानो धरती ने अपनी कमर कस ली हो और कमर में करधनी नामक पौधा लगा लिया हो और वो घुंघरू की तरह बज रहे हैं। कहने का मतलब है अरहर और सनई पर सुनहरी रंग की जो फलियां आती हैं वो हवा चलने से घुंघरू की तरह बजती हैं। ठीक है, वो उसको मानो किसी युवती ने कमर में करधनी नामक गहना पहन रखा और उसमें जो घुंघरू वो बजते हुए नजर आ रहे हैं। मानवीकरण ने किया है। भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका हमने बता दिया है कि गंगा की जो रेत है वो रंग बिरंगी नजर आ रही है और उस पर तिरछी रेखाएं ऐसी नजर आ रही हैं जैसे सांप उधर से गुजर के गया है। ठीक, नेक्स्ट है हंसमुख हरियाली। तो गांव की जो हरियाली है वो हंसती हुई नजर आ रही है और सर्दी की धूप में मानो आलस्य से वो सो गई है। अलंकार बताइए। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक। तो है की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, हिल हरित इसमें, और हरे हरे शब्द है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दो अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ में ही तिनकों का तन बताया है और उसमें रुधिर झलकता हुआ बताया है, रक्त झलकता हुआ बताया है, तो मानवीकरण अलंकार भी है। मानवीकरण, तो इसमें 3 अलंकार हो सकते हैं। हिल हरित में तो अनुप्रास, हरे हरे में पुनरुक्ति, और इस पूरे में मानवीकरण अलंकार जिसमें तिनके के तन को बताते हुए रक्त बताते हुए मानवीकरण किया गया। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है भारत के किस भूभाग पर, ये मैंने पहले बता दिया था। ये गंगा तट का गांव है। कोई हो सकता है उत्तराखंड के आसपास का हो, इलाहाबाद के आसपास का हो, स्पष्ट अभिव्यक्ति तो दी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर सुमित्रानंदन पंत का ग्रामश्री। मैं समझता हूँ विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।